हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डडली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मज़ेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वह उस कमरे में ही नहीं रहता जिसमें हैरी हो। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे। उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करते, ना ही उस पर चिल्लाते थे। दरअसल अब तो बात भी करना बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी। इसलिए वो लोग ऐसा व्यवहार करते जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहता। उल्लू ही उसका इकलौता साथी था। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। ये नाम उसे जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की के बाहर अंदर आती जाती रहती। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ सफाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने के पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता। वो एक कागज़ के टुकड़े में एक और दिन काट लेता। इस कागज़ पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थीं। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। वे नीचे ड्राइंग रूम में थे, जहां डडली परिवार टेलीविज़न पर क्विज शो देख रहा था। वो थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि वो वहाँ पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। वर्नन अंकल ने हूँ करके बताया कि वे सुन रहे हैं। मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? हैरी ने मान लिया इस हूँ का मतलब हाँ था। धन्यवाद। वो ऊपर जाने वाला ही था कि वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन में से कोई जादूगर स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया। इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वो टिकट निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45? बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वर्नन अंकल ने कहा। पर मेरे टिकट पर तो यही लिखा है। पागल हैं वो सब, पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, बस थोड़ा इंतज़ार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है। जब तक उसकी वो कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मेल्टिंग्स कैसे जाएगा? वर्नन अंकल ने गुस्से में कहा। अगली सुबह हैरी 5 बजे उठ गया। उसे इतना रोमांच और घबराहट था कि वो दोबारा नहीं सो पाया। बिस्तर से उठा, जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरों के कपड़े में स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपने हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि पक्का कर ले कि कोई सामान तो नहीं छूटा। इसके बाद उसने ये भी देखा कि हेडविग का पिंजरा ठीक से तो बंद है। फिर वह कमरे में घूमते हुए डडली परिवार के उठने का इंतज़ार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डडली ने कार में रख दिया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राज़ी कर लिया कि हैरी के पास बैठ जाए। वो चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म इनके बीच में कहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए हैं, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी सी तख्ती पर 9 लिखा था, अगले प्लेटफॉर्म पर 10। दोनों के बीच कुछ नहीं था। आशा है स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा।
वर्नन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी ने मुड़कर देखा, डजली परिवार कार में जाकर बैठ गया था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। किसी से तो पूछना होगा। उसने पास से गुजरते हुए गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था। जब हैरी उसे बता ही नहीं पाया कि वह देश के किस हिस्से में है, तो वो और भड़क गया। उसे लगा जैसे हैरी उसे मूर्ख बना रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, पर गार्ड ने कहा 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। गार्ड वहाँ से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी आतंकित न होने की कोशिश कर रहा था। उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय था, पर उसे ज़रा मालूम नहीं था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के और एक बड़ी सी उल्लू थी। हैग्रिड उसे बताना भूल गया था कि उसे क्या करना है। जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकना था। वो सोचने लगा क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में बने बैरियर पर ठोंके। ठीक उसी समय कुछ लोग गुजरे। उनकी बातचीत के उसने शब्द सुने। मंगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। ये शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी। वह अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिनके बाल लाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वो धक्का दे रहे थे। एक के पास उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब कि उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45। 9:45? एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे। अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जिनी। चुप रहो, ठीक है? पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर नजरें जमा ली। वो सावधान था कि पलक न झपके, क्योंकि वो चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वो लड़का प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया। भीड़ छटी तो लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको ये तक नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा और चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उससे जल्दी करने को कहा। उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद वो भी गायब हो गया। परंतु ऐसा कैसे किया उसने? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वहां पहुंचा कि तभी एकदम अचानक कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से कहा। हेलो डियर, पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है, उस गोल मटोल महिला ने जवाब दिया। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी। बात यह है कि मैं नहीं जानता किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए। महिला ने दयालुता से बात पूरी की। हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी मत रुकना। ये सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बेहतर है कि तुम दौड़ लगाकर ये काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई, बैरियर को घूर कर देखा। ये बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। सीधे बैरियर से टकराने वाला था और अगर गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आ रहा था। वह रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टक्कर के लिए तैयार था, पर टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था, हॉगवर्ट एक्सप्रेस, 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा। जहां बैरियर था
वहाँ उसे लोहे का गलियारा दिख जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वो आखिर पहुँच गया। इंजन से निकलता हुआ धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था। बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियाँ खड़े हुए लोगों के बीच से इधर उधर निकल रही थीं। उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं, जैसे वे आपस में बात कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, कुछ सीटों के लिए झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी मेरा मेढक फिर गुम हो गया है। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आह भरते सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ, चलो दिखाओ। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डिब्बा नहीं मिला। उसने सबसे पहले हेडविग को अंदर रखा, फिर अपने संदूक के डिब्बे को दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा भी उठाना उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया। वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार डिब्बे के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटा लिया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, कहीं तुम क्या हैरी पॉटर? दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो, मेरा मतलब हाँ मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे। हैरी को लगा उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज़ तैरती हुई अंदर आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक नज़र डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहाँ वो आधा छुपा हुआ था। वहाँ से वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था, उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, पर माँ ने दबोच लिया और उसकी नाक को सिरे से रगड़ने लगी। अब छोड़ो भी मम्मी, उसने धक्का देते हुए अपने आप को छुड़ा लिया। अरे छोटे बच्चे रॉनी की नक्कू पर कुछ लग गया है, जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला था जिस पर लिखा था पी। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 डिब्बे रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा तो था। 1 बार या 2 बार। 1 मिनट, शायद सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उनकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहाँ पहुँचते ही उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा, वो चला गया। वे जुड़वा बच्चों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल ज़रा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है। पर मम्मी, हमने तो आज तक कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे ये विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी। ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्हा मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने उसे रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही, अंदाजा लगाओ हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था। हैरी तत्काल पीछे टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए न देख लें। आप जानती हैं वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वो कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन पर चढ़कर उसे देख लूं? प्लीज मम्मी, तुमने उसे पहले ही देख लिया है और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या
सचमुच वही था फ्रेड, तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा उसका निशान देखकर। निशान? सचमुच वहाँ पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। ये सब छोड़ो, आपको लगता है कि उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उनकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे फ्रेड। ये पूछने की हिम्मत भी मत करना। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। एक सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा। तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की के बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कह सके। छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भिजवा देंगे। जॉर्ज! अरे मैं मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी। उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, पर ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज हो गई और वो अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा है वो कैसी होगी, परंतु ये तो तय था कि उससे बेहतर होगी जिसे वो पीछे छोड़ कर आया है। डिब्बे का दरवाज़ा खुला। लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? बाकी सब डब्बे भरे हुए हैं। उसने हैरी के सामने वाली सीट को इशारा करते हुए कहा। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा, जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं। हैरी ने देखा, उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान है। अरे रॉन! जुड़वा भाई वापस आ गए। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहाँ ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये है रॉन, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाइयों ने जाते समय पीछे डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे हैं। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि हैरी ने अपनी लट पीछे खिसका ली ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है, हैरी ने कहा। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ भी नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वह बैठा बैठा कुछ मिनट हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक याद आया हो कि वो क्या कर रहा था, वह फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्तेदार का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। वे लोग कैसे होते हैं? रॉन ने कहा। बहुत बुरे, पर सब नहीं। मेरे अंकल, आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स में जाने वाला मैं 6वां हूँ। तुम कह सकते हो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। विल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। विल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच कैप्टन, और अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत चेतानी करते हैं, परंतु उनके नंबर सचमुच अच्छे आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सब पहले ही अच्छे काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा। रॉन ने अपनी जैकेट में हाथ डाला। एक मोटा चूहा बाहर निकला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है।
प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को उल्लू दिला दिया है, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले उसके पास कभी भी पैसे नहीं रहते थे। उसने रॉन को ये बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिले। इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया था तब मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमार्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। रॉन ने अंदर सांस खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया है? रॉन ने कहा। उसकी आवाज़ बता रही थी उसे धक्का लगा, लेकिन वो प्रभावित भी हुआ। मुझे लगता है कि कम से कम तुम तो नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही तो देख रहा हूँ। मुझे बहुत सी बातें सीखनी हैं। उसने आगे कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास का सबसे बुरा विद्यार्थी रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वो जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन के बाहर ले जा रही थी। 12:30 बजे करीब गलियारे में खड़-खड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिम्पल थे, डिब्बे का दरवाज़ा खोला, मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पास सैंडविच है। हैरी गलियारे में चला गया। जब वो डजली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। चूंकि अब उसके जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वह जितनी बार मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बाट की हर स्वाद की टॉफ़ियाँ, ड्रूबल की बेहतरीन बबलगम, चॉकलेट की मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कड़ाही केक, लिकोरिस की छड़ियाँ और भी बहुत सी अजीब चीज़ें थी जिसे हैरी ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज़ छूट न जाए इस डर से हैरी ने सब थोड़ा थोड़ा खरीद लिया। उसने महिला को 11 चांदी के सिक्कर और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डिब्बे में वापस आया, खाली सीट पर सामान रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने मुड़ा हुआ पैकेट निकाला, उसे खोला। उसमें 4 सैंडविच थे। उनमें से एक को खोल कर देखा। मम्मी हमेशा भूल जाती हैं, मुझे कॉर्न वाला बीफ नहीं पसंद है। चलो हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ये सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। उसने जल्दी से जोड़ा, मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता, तुम जानते हो हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री ले लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो चीज़ों को मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रॉन एक साथ बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे हैं। सैंडविच के बारे में वे भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट की मेंढक का एक पैकेट उठा रॉन से पूछा। इसमें सचमुच की मेंढक तो नहीं? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु यह देखना कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रेप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड होता है। मेरे पास 500 कार्ड हैं, पर मेरे पास एग्रियप्पा या टोलेमी के कार्ड नहीं हैं। हैरी ने चॉकलेट की मेंढक का कवर हटाया। उसमें से एक कार्ड निकला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहना था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी। लहराते हुए बाल, दाढ़ी, मूछें चांदी की तरह सफ़ेद थीं। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डम्बलडोर। ये तो डम्बलडोर हैं, हैरी ने कहा। मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे एग्रेप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था,
एल्बस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि आधुनिक समय के वे महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को पलटा, उसे देखकर हैरानी हुई। डम्बलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे चले गए? अब उनसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारा दिन तुम्हारे पास बैठे रहेंगे। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मॉर्गाना मिल गई। मेरे पास पहले से ही 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो, रॉन ने कहा। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेढक के ढेर की तरफ मुड़ गई जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितने चाहो उठा लो, पर क्या तुमको पता है, मगलुओं की दुनिया में लोग अपनी फोटो से कहीं नहीं जाते, वहीं बने रहते हैं, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? वे लोग बिल्कुल नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था। तभी उसने देखा डम्बलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आए हैं। उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगर और जादूगरनियों को देखने की बजाय रॉन मेढकों को खाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डम्बलडोर और मॉर्गाना थे, बल्कि हेंजिस्ट ऑफ वुडक्राफ्ट, अल्बेरिक ब्रेनियन, सर्सी, पैरासेल्सस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नामक जादूगरनी से हटाई जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खुला। इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की टॉफ़ी, तो हर स्वाद का मतलब होता है हर स्वाद। तुम्हें चॉकलेट, पिपरमेंट, मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद मिलेंगे, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे की स्वाद वाली टॉफ़ी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है कि उसने एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफ़ी खाई थी। रॉन ने एक हरी टॉफ़ी उसकी तरफ ध्यान से देखा, उसका एक कोना चबाया। अरे देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफ़ियाँ खाने में उनका वक्त गुजर गया। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफ़ी, मछली के स्वाद की टॉफ़ियाँ मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए अजीब सी चीज़ों वाली भूरी टॉफ़ी का टुकड़ा चख लिया, जिसे रॉन छूने को भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला वो मिर्ची के स्वाद की टॉफ़ी थी। किसी ने उनके डिब्बे का दरवाज़ा खटखटाया। वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सॉरी, पर क्या तुम लोगों ने कोई मेढक देखा है? उसने कहा। जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने फिर घुमा दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी पॉटर ने कहा। हाँ, अगर तुम्हें दिखे तो मुझे बता देना, लड़के ने दुखी मन से कहा, और वो चला गया। मैं नहीं जानता कि वो इतना परेशान क्यों है। अगर मैं मेढक लाया होता तो जितनी जल्दी घुमा सकता घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया हूँ, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वो मर भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से कहा। कल मैंने उसे पीला करने की कोशिश की थी ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वह अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा। फिर उसने बहुत ही टूटी फूटी सी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी। उसके कोने से कोई सफ़ेद चीज़ बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा था। खैर, उसने छड़ी उठाई, तभी दरवाज़ा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेढक खो गया था वो एक बार फिर लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ लड़की थी। वो हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेढक देखा है? नेविल का मेढक गुम गया है। उसकी आवाज़ रोबदार थी। बाल भूरे घने और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया कि हमने मेढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, पर लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उसके हाथ की छड़ी देख रही थी। अरे, तो क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वो बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, पर कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स भूरा बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है ये असली मंत्र है? वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, है ना?
मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है, पर वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में से कोई जादूगर नहीं है, पर मुझे जब चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई। जाहिर है मैं बहुत खुश थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि जादूगरी का ये बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ये सारी बातें बहुत तेजी से बोली थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा। उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थी। मैं रॉन वीजली। रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की भी कुछ किताबें पढ़ ली हैं। तुम्हारा नाम गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाएं और आधुनिक जादू का इतिहास में है। क्या सचमुच? हैरी भौंचक्का रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें मालूम नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़ द्वार में रहूं। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चीलघात भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, अब हम लोग चलते हैं और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं ये चाहता हूं कि ये लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, ये मुझे जॉर्ज ने बताया था। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो जानता था कि ये फुस्सी बम है। तुम्हारा भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़ द्वार, रॉन ने कहा और एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी हाउस में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वो सब क्या कहेंगे। वैसे मुझे लगता है कि चीलघात भी बहुत बुरा नहीं है, परंतु सोचो यदि उन्होंने मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या ये वही हाउस है जिसमें वॉल, मेरा मतलब तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा और वो अपनी सीट पर धम से बैठ गया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश में कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों भाई क्या कर रहे हैं? चार्ली रोमानिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीन गॉड के लिए कुछ करता है। क्या तुमने ग्रीन गॉड का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को ये अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की है। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो खबर इतनी बड़ी है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रीन गॉड में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ ले जा नहीं सके। बहुत अजीब सी बात है। जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं। ये खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे डर का कांटा चुभ गया है। उसे लगा कि जादू की दुनिया में कदम रखने का ये हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदायक है। उसमें चिंता की क्या बात है? तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं पता। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिसे उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। ये भी बताया कि वो कौन सी झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तभी डिब्बे का दरवाजा फिर खुला, पर इस बार दरवाजे पर नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के थे। एक को हैरी ने तत्काल पहचान लिया। ये वही पीला लड़का था जो उस मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी अब उससे ज्यादा ले रहा था। क्या ये सच है जो लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस डिब्बे में है? तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ। हैरी बाकी दोनों लड़कों की तरफ देख रहा था। दोनों बहुत ही तगड़े थे और काइया किस्म के थे। अरे ये क्रैब है और ये गोयल, और मेरा नाम है मेलफॉय, ड्रेको मेलफॉय। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा।
रॉन हल्के से खांसा जैसे वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मैल्फॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? क्यों? ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहोगे। यहाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर हैरी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है मैं खुद ही गलत और सही तरीके के लोगों की पहचान कर सकता हूँ। धन्यवाद। ड्रेको मैल्फॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक आ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर तो मैं इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे से कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो वही हाल तुम्हारा होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ। वे लोग भी नहीं जानते थे उनके लिए क्या अच्छा है। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया। एक बार फिर से तो कहना, रॉन ने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे? क्यों? मैल्फॉय ने व्यंग में कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और जितना बहादुर वो महसूस कर रहा था उससे ज्यादा उसने बहादुरी का प्रदर्शन किया, क्योंकि क्रैब और ग्वाइल उससे बहुत बड़े थे। परंतु हमारे यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो खाना बचा है। ग्वाइल रॉन के पास रखे चॉकलेट की मेढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले ही ग्वाइल जोर से चीखा। स्क्रैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था। उसके नुकीले छोटे दांत ग्वाइल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंस गए थे। क्रैब और मैल्फॉय पीछे हट गए। जब बिलबिलाते हुए ग्वाइल ने स्क्रैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्क्रैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया, वो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी और के कदमों की आहट सुन ली, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो फर्श पर बिखरी मिठाइयों को देख रही थी। उसने ये भी देखा कि रॉन स्क्रैबर्स की पूंछ पकड़ के उसे उठा रहा है। मुझे लगता है कि वो मर गया। उसने स्क्रैबर्स को पास से देखा। ओ नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो फिर से सो गया। और वो सचमुच सो गया था। तुम मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो? हैरी ने छूमंतर गली की मुलाकात के बारे में रॉन को बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन के ड्राइवर से पूछा है, उसने बताया कि हम बस पहुंचने वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। नहीं, हम नहीं, स्क्रैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसे घूरते हुए कहा। और अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ से जाएं, जिससे हम लोग कपड़े बदल सके। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसने बाहर जाते समय रॉन की तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा हो रहा था। ट्रेन धीमी हो रही थी। बैगनी रंग के आसमान, पहाड़, जंगल, उसे सब दिख रहा था। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी, अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे से उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी, हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी परेशान हो गया। उसने देखा रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने अपनी बची हुई मिठाइयाँ जेबों में भर ली और गलियारे की जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले से तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वो एक छोटे से अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाएं, सब ठीक है, सब ठीक है। हैरी, सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ, फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? संभल कर फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ।
फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढला हुआ रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां घने पेड़ होंगे। कोई भी ज्यादा बोल नहीं सकता था। सिर्फ नेविल ने एक दो बार नाक से सूं सूं की आवाज की थी। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार ऊ की आवाज हुई। सकरी पगडंडी के बाद एक बड़ी काली झील के किनारे नाव उनको ले आई। झील की दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल था जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी, रॉन, नेविल और हरमाइनी एक नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती हुई लग रही थी। सब खामोश थे, सिर उठाकर बड़े महलों की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नाव चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए। छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गईं, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के नीचे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे जो महल के ठीक नीचे से जाती हुई दिख रही थी। फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहां चट्टानों और पत्थर पर वह बमुश्किल उतरे। बच्चों के नावों के उतरने के बाद हैग्रिड ने नाव की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहां, कहीं ये मेंढक तुम्हारा तो नहीं? ट्रेवर, नेविल खुशी से चिल्लाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे हैग्रिड के लैंप के लिए चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चलकर वे बालूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए? और तुम, क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।